कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनीस का कन्फेशन सुनकर शिल्पा एकदम जड़ बनकर वहीं खड़ी रही। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उससे अनीस कह रहा था। उसे अनीस की कही हुई बात याद आने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। अनीस ने जब उसके आंखों में आंसू देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसका किस करना उसे पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहता था कि शिल्पा उससे फिर नाराज हो जाए, इसलिए वो जल्दी से बोला, ओ आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया हो तो तुम कपड़े चेंज करो, मैं बाहर जाता हूँ। ये बोल वो मुड़कर जाने लगा तो शिल्पा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे जाने से रोक दिया। अनीस थोड़ा हैरान रह गया। वो शिल्पा की तरफ मुड़ा। शिल्पा को बीते समय की बाथरूम में कई बातें घूम रही थी। वो उस बेइज्जती को भूल ही नहीं सकती थी। उसने अनीस की तरफ घृणा से मुस्कुराते हुए देखा और अपने शरीर से बाथरोब का नोट खोलने लगी। अनीस उसके ऐसा करने से हैरान रह गया, लेकिन अनीस ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। शिल्पा ने कहा, तो मिस्टर सिंह, अब आपको क्या लगता है, क्या अब मैं आपके साथ एक रात बिता सकने के लायक हूँ या नहीं? सच सच बताइएगा, अब भी आपको मेरे शरीर को देखकर कुछ भी फील नहीं होता? ये बोलते समय उसके आंखों में आंसू था और होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। अनीस ने जब ये सुना तो उसे लगा जैसे उसके दिल को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। हाँ, ये शब्द उसने ही कहे थे। वो तो बस उन बातों को दोहरा रही थी। अनीस की आंखों में पछतावे और तकलीफ के आंसू आ गए। उसने अपने कोट को निकाला और उसे शिल्पा को पहना दिया। फिर उसने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, शिल्पा, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। मुझे पता है मैंने जो किया है उसकी माफ़ी मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन सच बात तो यह है कि वो तुम नहीं थी जो कभी मेरे लायक नहीं थी, बल्कि वो मैं था जो कभी तुम्हारे लायक नहीं था, ना तब और ना अब। ये बोलकर उसने उसके कंधों पर अपने हाथों को हटा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोलकर वो मुड़ा और दरवाजे पर पहुँच गया। वो फिर रुका और बोला, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या तुम बस एक बार सब भूल कर मुझे बस एक चांस दे सकती हो? प्लीज़ इस बारे में सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। उसका दिल उस वक्त दुख के सागर में जैसे डूब रहा था। उसके जाते ही शिल्पा वहीं रोते हुए बैठ गई। उसे अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। उसने जोर से खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों तुमने बोला उससे वो सारी बातें? आखिर तू हमेशा उसके पीछे भागती थी, लेकिन अब जो वो तुझे कबूल करना चाहता है तो क्यों तू उसे तकलीफ दे रही है? ये बोलते हुए उसने चिल्लाते हुए जोर से रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने अनीस के कोट से आते हुए खुशबू को महसूस किया। उसे लगा जैसे अनीस ने ही उसे गले लगा रखा हो। उसने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसे चूमते हुए बोली, आई लव यू अनीस, आई लव यू सो मच। मुंबई एयरपोर्ट एक 34 साल का बेहद हैंडसम कोरियन आदमी खड़ा था। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी। उसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहन रखा था और उन कपड़ों के ऊपर उसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहन रखा था। उसके आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसके पीछे बहुत सारे आदमी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। वो चेहरे से बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा काफ़ी डरावना था। उसका नाम यू सेंग था। उसकी सियोल में एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी जिसके अंडर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस काम करते थे। वो कोरिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी थी। वैसे वो कंपनी तो बस एक दिखावा थी। वो कोरिया में अंडरवर्ल्ड के एक गैंग का बॉस था। उससे अच्छे अच्छे क्रिमिनल डरते थे। वैसे तो वो लगभग सारे ही इनलीगल काम करता था, लेकिन वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता था जो उसका मन गवाही नहीं देता था। वो वहाँ के काफ़ी गरीबों की मदद भी करता था, इसलिए उसे एक तरीके से मसीहा भी कहा जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे टोनी नाम से जाना जाता था। ये नाम ऐसा था जिसको सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन लोग उसका सिर्फ नाम ही जानते थे। बहुत ही कम लोग उसके चेहरे से पहचानते थे, क्योंकि वो अक्सर अपने चेहरे पर एक मास्क पहने रखता था। अभी तक बहुत से लोगों का उसने ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो तेज कदमों से होता हुआ बाहर निकला। वहाँ उसका आदमी पहले से ही कार लेकर खड़ा था। जब उसने देखा तो झुककर उसने ग्रीट किया। टोनी जाकर कार में बैठ गया।
तभी उसके एक आदमी ने उसे एक फ़ाइल दी जिसने एलिस की फ़ोटो लगी थी और अंदर उसके जीवन की पूरी कहानी थी। उसने एलिस पर नज़र रखने को कहा था। उसके आदमी हर पल एलिस पर नज़र बनाए हुए थे। वो एलिस को बहुत अच्छे से जानता था। उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानकर यकीन नहीं कर पाया कि आखिर वो क्यों उससे उसकी बहन के कत्ल का बदला लेने में मदद करने की बात कर रही है। जितना वो उसको जानता था, उसे इतना पता था कि वो आर्यन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तब फिर क्यों उसने ऐसा कहा, वो ये सोचकर परेशान था। उसने सोचा कि जब वो अमेरिका में नहीं था तो शायद दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे उन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई होगी। लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। टोनी जल्दी ही होटल पहुंच गया। एलिस उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। जब उसने टोनी को अपने सामने से आते देखा तो उसको देखकर उसका शरीर डर से कांपने लगा। जब तक उसकी असलियत का उसे पता नहीं था तब तक वो उससे कभी अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन जब से उसे उसकी असलियत का पता चला था वो हमेशा उससे डरती थी। टोनी बहुत आराम से उसके पास आया और सामने रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। एलिस ने खुद को संभाला और उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो यू, लॉन्ग टाइम नो सी। टोनी ने भी अपने गॉगल्स को उतार दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? एलिस उसके रूड बिहेवियर से थोड़ी परेशान हो गई। उसे पता था कि टोनी को ज़्यादा बात करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। जब वो तीनों दोस्त थे तभी वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। आर्यन और टोनी दोनों का ही बिहेवियर एक जैसा था, इसलिए उन दोनों में बहुत बनती थी। लेकिन उसकी बहन की मौत के बाद से सब कुछ बदल गया था। उसकी नज़र में आर्यन ही उसकी बहन के मौत का जिम्मेदार था। वो बहुत समय से बदला लेना चाहता था। वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था जिससे वो एक बार में ही आर्यन को ख़त्म कर सके। इसलिए जब एलिस ने उसे कॉल किया तो उसे लगा कि शायद ये उससे बदला लेने का सही समय हो सकता है। जितना वो एलिस को जानता था वो ये जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। उसने ज़रूर कुछ सोचकर ही उसके पास कॉल किया होगा। एलिस ने खुद को शांत किया और बोली, क्या तुम्हें पता है कि आर्यन ने शादी कर ली है और उसकी एक बच्ची भी है? टोनी ने खुद को कंफर्ट किया और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठ गया और हाथ में वाइन की ग्लास लेते हुए बोला, हाँ मुझे पता है। क्या तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है? एलिस ने कहा, हाँ। टोनी हल्का हंसा और बोला, व्हाट अ जोक, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। ये न्यूज़ मेरे किस काम की है? एलिस भी अब कॉन्फिडेंस में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो उस लड़की को 6 साल से ढूंढ रहा था और वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है तब? टोनी अपने वाइन के ग्लास को गोल गोल घुमाकर उससे खेल रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसका हाथ रुक गया। उसने अपनी नज़र उठाकर एलिस की तरफ देखा और बोला, जितना मैं आर्यन को जानता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो कभी किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता कि वो उसकी कमज़ोरी बन जाए। उसे अपनी कमज़ोरी से सख्त नफ़रत है। एलिस ने लंबी सांस भरते हुए कहा, हाँ लेकिन अब उसकी सच में एक कमज़ोरी है। टोनी मुस्कुराया और उसने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उन दोनों के साथ कुछ भी करो, लेकिन उन दोनों को आर्यन की ज़िंदगी से निकाल फेंको। ये बोलते समय एलिस की आंखों में नफ़रत साफ साफ दिख रही थी। टोनी ने जब उसकी नफ़रत से भरी आंखों को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे क्या होगा? मैं आर्यन को मारना चाहता हूँ, उसको मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर एलिस थोड़ी डर गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, लेकिन उसे मारकर तुम्हें सिर्फ सुकून मिलेगा, लेकिन जब तुम उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लोगे तो वो हर पल तड़प तड़प कर मरेगा। ये बात तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? और उसकी ऐसी हालत देखकर तुम्हें खुशी और सुकून दोनों मिलेगा। टोनी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा ये औरत कितनी चालाक है, लेकिन उसे उसका आइडिया पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, तुम तो आर्यन से बहुत प्यार करती हो तो फिर तुम उसे तकलीफ में कैसे देख सकती हो? यह सुनकर एलिस के आंखों में नफरत उतर आई। उसने कहा, प्यार, हाँ मैं करती थी उससे प्यार, लेकिन जब उसने मुझे छोड़कर उस प्रिया से शादी कर ली तो मेरा प्यार नफरत में बदल गया। अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस उससे शादी करके उसकी जायदाद की मालकिन बनना चाहती हूँ।
टोनी ने पूछा, लेकिन तुम ये करोगी कैसे? एलिस ने चालाकी से भरी स्माइल दी और कहा, उसके लिए मेरे पास मेरे अपने प्लान हैं। टोनी ने कहा, ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। एलिस ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? टोनी ने मुस्कुराते हुए उसकी हाथ की तरफ देखा और कहा, हाँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं गद्दारों से हाथ नहीं मिलाता। ये बोलकर वो होटल से बाहर निकल गया। एलिस वहीं जड़ बनकर खड़ी रह गई। उसकी ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। वो अपने दांत को पीस कर रह गई, लेकिन अपने प्लान को सोचकर वो मुस्कुरा दी। उसने हंसते हुए अपने हाथ को देखा और कहा, बेवकूफ़। टोनी होटल से निकलते ही अपने कार में बैठ गया और उसने अपने वॉलेट को निकाला, जिसमें उसकी बहन की पिक थी। उसने उस पिक पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तुम्हारे गुनाहगारों को सज़ा देने का समय आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दूँगा। ये बोलकर उसने ड्राइवर से कहा, घर चलो। टोनी के आदमियों ने उसके लिए पहले से ही अपार्टमेंट खरीद लिया था। जब वो घर पहुंचा तो उसने एक आदमी से कहा, मुझे आर्यन, उसकी बीबी, उसकी बच्ची, इन तीनों के हर पल की खबर चाहिए। उसकी बीबी की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। आज शाम तक वो मेरे सामने होना चाहिए। उस आदमी ने ओके कहा और अपने काम पर लग गया। टोनी स्माइल करता हुआ अपने आप से बोला, ज़रा मैं भी तो देखूं आर्यन कपूर की कमजोरी। उधर आर्यन के ऑफिस में अमित बहुत जल्दी में एंटर करता हुआ। आर्यन ने जब उसे इतना सीरियस देखा तो पूछा, क्या हुआ? अमित ने घबराते हुए कहा, सर, हमारे आदमियों से पता चला है कि आज सुबह यू सिंह को एयरपोर्ट पर देखा गया है। और आर्यन ने अपनी नज़रों को उस पर टिकाते हुए सीरियस टोन में कहा, और अमित ने कहा, सर, एलिस भी उनसे मिली थी। उसके बाद ही टोनी के आदमियों ने प्रिया मैम के बारे में पता लगा रहे हैं। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह से बेचैन हो गया। उसने कहा, मैंने इतनी जल्दी ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अमित की तरफ देखा और कहा, उस पर नज़र रखो, उसके हर प्लान की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। अमित ने यस सर कहा और बाहर की तरफ निकल गया। आर्यन ने खुद से कहा, प्रिया, तुम्हें तैयार रहना होगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें और एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा। टोनी अपने बालकनी में खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। उसने अपने हाथों में एक कैंची पकड़ रखी थी। उससे वो गमले में लगे फूलों की छटाई कर रहा था। उसे पेड़ पौधे काफ़ी पसंद थे। वो अक्सर अपने खाली समय में उनकी देखभाल किया करता था। उसके पीछे खड़े उसके एक आदमी ने कहा, सर, इस वक्त मिस प्रिया किसी आदमी से काम के सिलसिले में होटल हयात मिलने गई हैं। छोटी बच्ची अपनी नैनी के साथ कपूर विला में है। और आर्यन, ये बोलकर वो रुक गया। उसके माथे पर डर से पसीने की बूंदें आ गई। टोनी ने अपने हाथों को रोका और पूछा, आर्यन, आगे? वो आदमी डरते हुए बोला, बॉस, हमने बहुत कोशिश की उसके बारे में पता लगाने की, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। हमारे आदमी उसके कंपनी में एम्प्लॉय बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। वो आदमी डर से कांप रहा था। टोनी जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसके हंसने की वजह से वो आदमी और ज़्यादा डर गया। वो अपने घुटने पर बैठ गया और डरते हुए बोला, बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको निराश ना करूँ। टोनी ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, वो आर्यन कपूर है। अगर उसके बारे में पता लगाना इतना आसान होता तो वो आज वहाँ नहीं होता जहाँ वो है। तुम बेवकूफ़ों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग उसके शेड्यूल के बारे में जान सकते हो? अपने आदमियों से कहो कि वे अभी के अभी उसकी कंपनी को छोड़ दें, अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो। ये बोलकर वो चुप हो गया। उस आदमी ने जब देखा कि उसको माफ़ कर दिया गया है तो वो डरता हुआ अपने जगह पर खड़ा हुआ। उसने अपने सिर को झुकाकर कहा, ओके ओके बॉस। टोनी ने कहा, जाओ और जाकर मेरी कार निकालो, हम होटल हयात जा रहे हैं। वो आदमी यस बॉस बोलकर चला गया। टोनी ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, आर्यन, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। सच में अब मज़ा आएगा। धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखों में नफरत की आग दिखाई देने लगी। उसने कैंची को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोला, अच्छा है, अब तुम देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी बीबी को बर्बाद करता हूँ। तुम्हें भी उससे उसी तरह दूर कर दूंगा जैसे तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर किया था। तुमने जैसे उसे बर्बाद किया था, मैं भी तुम्हारी बीबी को वैसे ही बर्बाद कर दूंगा। तब तुम मेरे दुख, मेरी तकलीफ को समझोगे।
टोनी ने सोचा था कि वो प्रिया और एंजल का मर्डर कर देगा, लेकिन फिर उसे एलिस की बात याद आई और उसने सोचा आर्यन को उससे वो तकलीफ़ नहीं होगी जो वो उसे देना चाहता है। उसने सोचा कि वो भी प्रिया के साथ वही सब करेगा जो आर्यन ने उसकी बहन के साथ किया था। उसके बाद वो उसका मर्डर करेगा। फिर जब आर्यन दर्द से तड़प रहा होगा तो उसे देखकर वो हंसेगा और तब जाकर उसके दिल को सुकून मिलेगा। वो अंदर गया, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने। वो केवल ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनता था। वो तैयार होकर होटल हयात के लिए निकल गया। उधर आर्यन के ऑफिस में अमित आया और उसने आकर आर्यन से कहा, सर आज हमारे ऑफिस में एक साथ 10 एम्प्लॉई ने एक साथ रिजाइन किया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सारे टोनी के आदमी हैं। अमित हैरान रह गया। आर्यन इतनी सीरियस बात को इतने हल्के में कैसे ले सकता था। उसने कहा, तो सर हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने कहा, उन सब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। अमित ने कहा, ओके सर। उसने फिर डरते हुए कहा, सर। आर्यन ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या कुछ और बात है? अमित ने डरते हुए कहा, सर वो टोनी अभी अभी होटल हयात गया है। आर्यन ने पूछा, तो? अमित ने फिर कहा, सर मैम भी वहीं पर मीटिंग के लिए गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो उनके पीछे ही गया है? ये सुनकर आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल घबराहट से भर गया। उसको पता था कि टोनी बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने खुद को शांत किया और अपनी बिल्डिंग के बाहर देखते हुए बोला, वो उसी के पीछे गया है। अमित ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तो क्या सर हमें मैम की सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड को भेजना चाहिए? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, जितना मैं टोनी को जानता हूँ वो उसे अभी कुछ नहीं करेगा। हमें अभी उसके बारे में सब पता चल रहा है। इसका मतलब है कि वो हमें अपने बारे में पता लगने देना चाहता है। वो ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अमित ने कहा, तो सर क्या हमें अपने कुछ आदमी उसकी गैंग में भेज देना चाहिए? आर्यन हल्का मुस्कुराया और बोला, ये बच्चों वाली चाल हमारे किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसे ही थोड़े ना अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बॉस बना है। अमित ने कहा, तो क्या सर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर उसके कुछ करने का इंतज़ार करेंगे? आर्यन ने गहरी सांस भरी और बोला, हाँ, मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसने हद पार की तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। अमित को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा, तो क्या मैं कुछ लोगों को चुपके से मैम की सुरक्षा में लगा दूं? आर्यन ने हाँ में जवाब दिया और कहा, लेकिन ध्यान से, इस बात का पता प्रिया और टोनी दोनों को ही नहीं लगनी चाहिए। अमित ने यस सर कहा और बाहर की तरफ चला गया। आर्यन ने अपने आप से कहा, प्रिया प्रिया मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस मुझे एक बार जान लेने दो, आखिर उसका प्लान क्या है। तब तक के लिए बस मुझे माफ़ कर दो। होटल हयात। टोनी अपने कमरे से निकला और जाकर एक टेबल पर बैठ गया। वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसको देखकर बहुत से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन वो आराम से बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। प्रिया एक प्राइवेट रूम में अपने क्लाइंट से बात कर रही थी। डील फाइनल होने के बाद वो अपने रूम से निकली। उसके साथ उसकी असिस्टेंट शिखा भी थी। वो मीटिंग के बाद बिल पे करने चली गई। टोनी के आदमी ने बताया, सर मिस प्रिया। टोनी ने अपनी नज़रें फ़ोन से हटाई और सामने से गुजर रही लड़की पर डाली। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके काले बाल उसके कंधों तक आ रहे थे जो हल्के कर्ल किए हुए थे। उसने वाइट कलर की बिजनेस सूट पहन रखा था और वाइट कलर के हिल्स पहन रखे थे। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी हाइट और उसकी फिगर किसी मॉडल से कम नहीं थी। वो बहुत ही ग्रेसफुली चल रही थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी अमीर खानदान से आती है। टोनी ने उसे देखा तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, ब्यूटी। उसने मन ही मन सोचा, मानना पड़ेगा आर्यन की चॉइस बहुत अच्छी है। आखिर एक इंडियन ब्यूटी ही पसंद आई उसे। लेकिन अफसोस, ये बहुत दिनों के लिए उसकी नहीं है। ये सोचकर वो मुस्कुराया और अपनी जगह से उठ गया। उसने अपने एक हाथ को अपने एक जेब में डाला और एक हाथ से अपने फ़ोन को लिया और प्रिया के पीछे चल दिया। उसके आदमी भी उसके पीछे जाने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन टोनी ने उन्हें अपने हाथों के इशारों से रोक दिया। प्रिया लिफ्ट में चली गई। टोनी भी उसके पीछे लिफ्ट में चला गया। प्रिया दरवाजे के थोड़ा पास खड़ी थी और टोनी उसके थोड़ा साइड में दीवार से लगकर आराम से खड़ा था। वो बहुत ही लस्टफुल निगाहों से प्रिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था।
उसने उसे देखते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ को फिराई। फिर वो थोड़ा झुककर प्रिया के करीब आने लगा। प्रिया अपने ईमेल को लिखने में बिजी थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। टोनी झुका और वो प्रिया के बहुत करीब आ गया। उसने उसके बालों की खुशबू को गहराई से अपनी सांसों में भर लिया। उसके हाथ अपने आप ही प्रिया की कमर के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। इससे पहले वो उन्हें पकड़ पाता, लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और प्रिया बाहर निकल गई। वो अभी भी वैसे ही खड़ा रहा। उसने जब प्रिया को जाते देखा तो वो मुस्कुरा दिया, फिर वो भी उसके पीछे चल दिया। प्रिया के पर्स से उसका एक बैग टूटकर गिर गया। उसने उसे उठा लिया और आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी प्रीटी लेडी। प्रिया ने जब आवाज़ सुनी तो उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और थोड़ा सवाल भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए उसने अपने तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा। टोनी ने स्माइल किया और बोला, यस यू। ये बोलकर वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। जब वो उसके करीब पहुंच गया तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बैच उसको देते हुए इंग्लिश में ही बोला, शायद ये आपका है, आपके हैंडबैग से टूटकर गिर गया है। प्रिया ने उसके हाथों से वो बैच ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। टोनी तो उसकी मुस्कुराहट देखकर कहीं खो सा गया। उसका दिल जोर से धड़का। उसने होश में आते हुए कहा, यू आर वेलकम। प्रिया वहाँ से मुड़ी और चली गई। उसकी असिस्टेंट शिखा भी तब तक वहाँ पहुँच गई थी। वो दोनों वहाँ से निकल गए। टोनी ने अपने हाथ को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। ये बोलकर उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। उधर आर्यन बहुत बेचैन था कि तभी उसके पास प्रिया का कॉल आया। तब जाकर उसके जान में जान आई। उन दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते से घर पहुंच गए। आर्यन ने जब प्रिया को देखा तो दौड़ कर गया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे उठा लिया और उसके होठों को चूम लिया। प्रिया को समझ नहीं आया कि आर्यन अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। उसके चूमने से पता चल रहा था कि वो कितना बेचैन है। प्रिया ने उसे रोकते हुए उसकी आंखों में देखा और उसके होठों को हल्का सा छूते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं कहीं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। आर्यन ने भी उससे कहा, पता नहीं, बस मन बहुत बेचैन था और तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर प्रिया का दिल गर्माहट से भर गया। सच में वो उससे कितना प्यार करता था। ये सोचते हुए उसने भी उसे चूम लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपने घर के अंदर चले गए। अगले दिन प्रिया, आर्यन और एंजल तीनों साथ में एज्यूमेंट पार्क गए घूमने के लिए। ये पहली बार था जब वो तीनों एक साथ किसी फैमिली की तरह एंजॉय करने कहीं बाहर गए थे। प्रिया ने ब्लैक कलर का जीन्स और टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक ब्लैक कलर की कैप लगाए हुए थी। आर्यन ने भी आज ब्लैक कलर की जीन्स टी शर्ट पहन रखा था। एंजल ने ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी। वो तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। लोगों की नज़र उन तीन लोगों की खूबसूरत सी फैमिली पर से हट ही नहीं रही थी। आर्यन ने एंजल को अपनी बाहों में उठा रखा था। एंजल आज बहुत खुश थी। पहले जब वो दूसरे बच्चे को उनके डैड के साथ खेलते देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। वो हमेशा सोचती थी कि क्या उसके डैड नहीं हैं। वो ये सवाल हमेशा अपनी माँ से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे ये पता था कि अगर मम्मा को ये मुझे बताना ज़रूरी लगता तो वो मुझे खुद बता देती। और उसने एक बार अपने दोस्त से भी सुन रखा था कि कुछ लोगों के मम्मी पापा नहीं होते तो उन्हें बाद में दूसरे मम्मी पापा मिलते हैं। उसी दिन से उसने सोचा था कि अगर उसके भी डैड नहीं हैं तो वो भी अपने लिए दूसरे डैड को खोज लेगी। एंजल आर्यन की तरफ घूमी और उसके गालों पर किस कर लिया और बोली, आई लव यू डैडी, प्लीज़ अब मुझे फिर छोड़कर कभी मत जाना। आर्यन एंजल के ऐसा कहने से हैरान रह गया। उसने एंजल के गालों को चूमते हुए बोला, आई लव यू टू माई प्रिंसेस, आई प्रॉमिस, मैं अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। एंजल बहुत खुश हो गई। वो आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। प्रिया भी उन्हें कब से देखे जा रही थी। वो उन दोनों को प्यार से गले लगते देख बहुत खुश हो गई। उसने उन दोनों के साथ में बहुत सारी पिक क्लिक की। उन तीनों ने साथ में बहुत एंजॉय किया। टोनी को जब उन तीनों के घूमने की खबर मिली तो उसने अपने आदमियों से उनकी तस्वीर निकालने को बोला। उसके आदमी चुपके से उन तीनों की 3-4 तस्वीरें लेने में कामयाब हो गए।
लेकिन जल्दी ही आर्यन के छुपे हुए बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। उनके बीच इस बात को लेकर झड़प भी हुई, लेकिन प्रिया को इस बात की भनक तक नहीं लगी। आर्यन नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को किसी भी तरीके की परेशानी हो। टोनी भी अभी कोई बवाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को वापस बुला लिया। टोनी ने उन तीनों के साथ में जब पिक देखी तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने आर्यन को देखते हुए कहा, कितने खुश हो ना आर्यन कपूर, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा करके तुम अपनी ज़िंदगी में उजालों के मज़े ले रहे हो। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। उसने एक कॉल लगाई और कहा, प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है, मेरी कल ही मिसेस कपूर के साथ मीटिंग फिक्स करो। उधर से वो आदमी बोला, ओके सर। ये बोलकर उन दोनों ने कॉल कट कर दी। जब वो तीनों घूमकर थक गए तो उन्होंने होटल में जाकर खाना खाने को सोचा। वो तीनों साथ में ही होटल गए। आज राज भी मोनिका के साथ वहाँ पर खाना खाने आया था। वो होटल उन दोनों के ऑफिस के बहुत पास था, इसलिए वो अक्सर वहाँ खाना खाने जाया करते थे। राज की सीट उन तीनों के सीट के करीब थी। वो तीनों अपने आप में बहुत खुश थे और अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। अचानक राज की नज़र हंसती हुई प्रिया पर गई। उसकी नज़र उस पर ठहर सी गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने देखा प्रिया के अपने हाथ बढ़ाकर सामने बैठे आदमी के प्लेट में डिश परोस रही थी। वो आदमी बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उस आदमी ने भी अपने चम्मच में कुछ भरकर प्रिया को अपने हाथों से खिलाया। वो दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। हालांकि राज लड़के का पूरा चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके आधे चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है। प्रिया और उस आदमी को इतना प्यार से बातें करता देख राज के दिल में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत जलन हो रही थी। उसकी नज़र अभी एंजल पर नहीं पड़ी थी। मोनिका ने जब देखा कि राज का ध्यान उसके और उसकी बातों की तरफ नहीं है, बल्कि वो तो कहीं और ही देख रहा है, ये समझते ही उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र भी प्रिया और उस लड़के पर जाकर टिक गई। प्रिया को देखकर मोनिका गुस्से से जलने लगी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल उस राज के साथ होने के बाद भी, अपना सब कुछ उसके नाम कर देने के बाद भी, वो उसके दिल से कभी प्रिया को नहीं निकाल पाई थी। आज भी जब राज उसको देख रहा था तो उसकी आंखों में उसे वही प्यार नज़र आ रहा था जो वो राज के नज़रों में हमेशा अपने लिए देखना चाहती थी, लेकिन कभी देख नहीं पाई। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे, खाते थे, सोते थे, लेकिन उनके बीच हमेशा प्रिया एक दीवार बनकर रहती थी। राज कभी उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो उसने उससे चाहा था। वो हमेशा ही छुप छुप कर प्रिया की पिक देखता था और उसे याद करता था। इसी वजह से उन दोनों के बीच कभी कुछ भी ठीक नहीं रहा। मोनिका तो डिप्रेशन तक में चली गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने रिकवर कर लिया। राज भी अब उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा था, लेकिन एक बार फिर से वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वापस आ गई थी। उसने जब ध्यान दिया तो पाया कि वहाँ पर उसके साथ एक आदमी और एक बच्ची भी बैठी है। जब उसने बच्ची का चेहरा देखा तो उसे पहचानते देर नहीं लगी। वो जब भी एंजल बेबी का एडवर्टाइजमेंट देखती थी तो उसे उसका चेहरा देखकर हमेशा प्रिया की याद आ जाती थी, इसलिए वो उससे भी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन आज वो समझ गई थी कि क्यों उसका चेहरा प्रिया से बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो उसकी ही बेटी थी। उसने सामने बैठे इंसान को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर एक मिनट के लिए तो मोनिका का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा, सच में लड़कों के मामले में प्रिया की पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसे प्रिया से फिर से जलन होने लगी। उसने राज से कहा, उसकी तरफ मत देखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और अब वो लौट कर कभी नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनकर राज ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे होते हुए उसके बारे में क्यों सोचूंगा? मोनिका हंसते हुए बोली, क्या मजाक है? तुमको मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। तुम जिस तरह से उसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, उसी से पता चल रहा है कि तुम क्या चाहते हो। राज ये सुनकर अवाक रह गया। क्या सच में उसके एक्सप्रेशन ने सब कुछ बता दिया? उसने उस बात को नकारते हुए कहा, तुम अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, तुम जैसी लड़की की सोच भी गिरी हुई ही है। मोनिका ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसने कहा,
हाँ मैं हूँ घटिया, लेकिन तुमने ही मुझे चुना था और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, और अब जब तुम्हारा मुझसे मन भर गया तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। लेकिन तुम भी ये बात जान लो कि तुम्हारी कोई भी चाल अब किसी काम की नहीं है। राज ने उसे सवाल भरी नज़रों से देखा। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ उनके बगल में देखो, क्या तुम्हें वो छोटी बच्ची नहीं दिखाई दे रही है? राज ने भी ध्यान से देखा तो उसकी भी नज़र एंजल पर गई। उसने कहा, तो क्या? मोनिका ने कहा, ज़रा ध्यान से देखो, क्या उस लड़की का चेहरा प्रिया से नहीं मिलता है? राज ने भी जब ध्यान से देखा तो उसे भी एंजल और प्रिया का चेहरा एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता लगा। उसके चेहरे पर थोड़े से निराशा के भाव आ गए। मोनिका उसको ऐसे देखकर खुश हो गई। उसने कहा, अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उस लड़की की उम्र लगभग 6 साल है। तुम्हारे और प्रिया के ब्रेकअप को भी इतना ही साल हुआ है। इसका मतलब है कि जब वो तुम्हारे साथ थी उसने तभी किसी के साथ संबंध बना लिया था, यानी उसने तुम्हें धोखा दिया है। राज ने जब इस बारे में सोचा तो मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिया उसे धोखा दे सकती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। मोनिका उसको बैठकर देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, सच में इसे अपने इशारे पर नचाना कितना आसान है, बेवकूफ़ कहेगा। राज वहाँ से उठा और बाहर की तरफ चला गया। मोनिका भी उठकर उसके पीछे चली गई। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद प्रिया, एंजल और आर्यन भी अपने घर चले गए। उसके बाद आर्यन को ऑफिस का काम करने कंपनी जाना पड़ा। इधर शिल्पा को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे और अनीश ने उसके पास कॉल या मैसेज तक नहीं किया था। वो उसको मिस कर रही थी। उसने कई बार कॉल करने की सोची, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाती कि मैं उससे क्या कहूँगी। उसने सोच लिया था कि वो अनीस को माफ़ कर देगी, इसलिए वो आज तैयार होकर सिंह विला पहुँची। उसने बहुत देर तक अनीस के मम्मी पापा से बात की, लेकिन उतनी देर में भी उसे अनीस कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे पता था कि अनीस घर पर ही है। उसे उसको देखने की बेचैनी हो रही थी। मिसेस सिंह ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उन्हें शिल्पा बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो हमेशा ही उसे अपनी बेटी के रूप में मानती थी और वो ये भी जानती थी कि अनीस शिल्पा को पसंद करता है, इसलिए उन्होंने पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, क्या तुम अनीस को ढूंढ रही हो? आशा जी के मुँह से ये बात सुनते ही शिल्पा एकदम से शर्मा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही अनीस उसके सामने आ गया। उन दोनों की जैसे ही नज़रें मिली, शिल्पा अपनी बात ही भूल गई। अनीस के भी चलते हुए कदम अपने आप रुक गए। उसने सोचा, क्या वो यहाँ मुझसे मिलने आई है? लेकिन फिर उसने सोचा कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहेगी जब वो मुझसे इतनी नफ़रत करती है। ज़रूर वो यहाँ माँ से मिलने आई होगी। ये सोचते ही उसने अपनी नज़रें उस पर से हटाई। वो अब उसे फिर से तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी माँ को बाय बोलकर बाहर की तरफ जाने लगा। शिल्पा को अनीस का यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आशा जी ने जब दोनों को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं। इसलिए उन्होंने अनीस से कहा, अनीस ज़रा सुनो बेटा। अनीस रुक गया। उसने मुड़ते हुए पूछा, जी माँ। आशा जी ने शिल्पा के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो तो शिल्पा को भी उसके घर तक छोड़ देना। वो क्या है कि हमें अभी पता चला है कि इसकी कार खराब हो गई है, तो क्या तुम इसे भी अपने साथ लेते जाओगे? शिल्पा हैरान रह गई। उसने हैरानी से आशा जी की तरफ देखा। आशा जी ने उसके हाथ को हल्के से दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। शिल्पा सब समझ गई और ये जानते ही कि आशा जी उसकी मदद कर रही हैं, उसकी आंखों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। सच में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से उसे अपनाने को तैयार हो जाएंगी। अनीस का दिल भी खुशी से भर गया। थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम उसे उसका साथ तो मिल जाएगा। वो बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था। उसने जवाब दिया, बिल्कुल माँ। आशा जी खुश हो गई। उनका ये बेटा कभी उनकी बात नहीं टालता। शिल्पा भी आशा जी के गले लग गई और उनको थैंक यू बोला। वो जाकर अनीस के कार में बैठ गई। अनीस ने कार ड्राइव करना शुरू किया। शिल्पा उससे कुछ कहना चाहती थी। वो उससे अपने किए पर माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अनीस भी उसकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
वो उस शिल्पा को बहुत मिस कर रहा था जो एक बच्चों की तरह हरकत करती थी और नॉन स्टॉप बकबक करती थी, जो उसको बहुत परेशान करती थी। अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपने चेहरे पर लिए घूमती थी। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, वो सब कुछ वो बहुत मिस करता था। लेकिन उसने उसकी मासूमियत को ही ख़त्म कर दिया। उसने उसे समझदार बना दिया, इतना समझदार कि अब वो उसके सामने अपना मुंह खोलने से भी डरती है। ये सोचते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नज़रें शिल्पा की तरफ उसका चेहरा देखने के लिए की। उसके दिल की धड़कन शिल्पा की खूबसूरती देखकर एक बार फिर से तेज हो गई। उसने मन ही मन कहा, सच में ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी गुलाब की तरह। तभी शिल्पा ने भी अपनी नज़रें उसकी तरफ घुमाई तो अनीश ने अपनी नज़रें चुरा ली और रास्ते पर ध्यान देने लगा। शिल्पा का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसके चेहरे को देख रही थी। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वो 6 साल पहले दिखता था। बस अब उसका चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा शांत दिखता था, जो उसकी मैच्योरिटी को दिखाता था। उसको देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान सी खिल गई। अनीश ने अचानक से गाड़ी रोक दी। शिल्पा ने बाहर देखा तो पाया कि वो घर पहुंच गई थी। उसने एक लंबी और गहरी सांस भरी। उसने अनीश की तरफ देखा और हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? अनीश तो ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने ओके में जवाब दे दिया। दोनों कार से उतरकर घर में पहुंच गए। शिल्पा ने सोफ़ी आंटी से कॉफ़ी बनाने को कहा और अनीश को लेकर अपने रूम में चली गई। अनीश ने कुछ सोचा नहीं, वो उसके साथ उसके रूम में चला गया। शिल्पा ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो दोनों आमने सामने बैठ गए। दोनों शांत थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिल्पा ने हिम्मत करते हुए कहा, अनीश, क्या हम एक बार फिर से दोस्त बन सकते हैं? अनीश ने जब उसके मुंह से ये सुना तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ मैंने तुम्हें वो बता दिया है। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। शिल्पा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने नहीं सोचा था कि अनीश उससे ऐसे खुलकर अपने दिल की बात कह देगा। उसने नज़रें उठाकर देखी तो अनीश अभी भी उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नज़रें जैसे ही मिली, शिल्पा थोड़ी बेचैन हो गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं देख कर आती हूँ कि आंटी कहाँ हैं। अनीश समझ गया कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए जैसे ही शिल्पा उसके बगल से होकर गुजरी, उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया। शिल्पा बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने उससे कहा, क्या कर रहे हो? जाने दो, आंटी हमें ऐसे देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? अनीश झुक गया और उसके होठों को देखते हुए धीरे से कहा, देखने दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हें अच्छा लगता है मुझे बस उस बात से फ़र्क पड़ता है। शिल्पा की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी नज़रें उठाकर अनीस की आंखों में देखा। उसमें उसे अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था। उसने उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अनीस ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। शिल्पा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। अनीश ने जब ये सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत ही शिल्पा को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। शिल्पा उसके सामने खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनीश उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अनीश की तरफ देखा। अनीश ने भी उसकी आंखों में देखा। शिल्पा ने थोड़ी हिम्मत की और वो अनीश के सीने से लग गई। अनीश को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर शिल्पा उससे चाहती क्या है। पहले खुद उसको छोड़ने को बोलती है और फिर खुद ही उसके गले लग जाती है। उसने उससे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि शिल्पा उससे नाराज़ ना हो जाए। शिल्पा ने अनीश से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, प्लीज़ बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अनीश हैरान रह गया। उसने शिल्पा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या 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 तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मुझे एक मौका देने को तैयार हो? शिल्पा ने उसके हाथों को थाम लिया और अपने सिर को हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। अनूस उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने इमोशनल होते हुए उसके होठों को चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे एक और मौका देने के लिए। शिल्पा ने भी उसको कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहों में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अगले दिन जब प्रिया अपने ऑफिस पहुंची तो उसे उसकी असिस्टेंट शिखा उसके पास उसका शेड्यूल लेकर आई। उसने प्रिया से कहा,
मैम, आज शाम 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट मिस्टर यू सिंह के साथ है। प्रिया ने आश्चर्य पूछा, यू सिंह? क्या ये फॉरेनर हैं? प्रिया नाम से ही समझ रही थी कि वो इंडियन नाम नहीं है, इसलिए वो और ज़्यादा हैरान थी। उसने सोचा कि इसकी कंपनी इतनी भी फेमस नहीं है कि कोई फॉरेन कंपनी उनके साथ काम करने के लिए सामने से उनके पास आए। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब शिखा ने उससे कहा, यस मैम, ये एक कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ हैं। प्रिया ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, क्या कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी? उन्हें हमसे क्या काम है? शिखा ने भी कहा, मैम हमें भी नहीं पता। मैंने उनसे पूछा भी कि ये मीटिंग किस सिलसिले में होने वाली है, तो उन्होंने कहा, हम आपको ये नहीं बता सकते, ये आपको हमारे सीईओ ही बताएंगे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैम मुझे लगा कि ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी डील साबित हो सकती है। हो सकता है कि इस डील से हमारी कंपनी को इंटरनेशनली फेमस होने में मदद मिल सकती है। प्रिया ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, देखते हैं कि मिस्टर यू सेन हमसे क्या चाहते हैं। शिखा ने भी मुस्कुरा कर यस मैम कहा और उसको बाकी का शेड्यूल बताकर अपने सीट पर चली गई। प्रिया पूरे दिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी मीटिंग के बारे में बिल्कुल भूल गई। शाम 4 बजे अमित आर्यन के ऑफिस में आया। उसने आर्यन को बताया कि यू सिंह इस वक्त मिस प्रिया से मिलने उनके ऑफिस गया है। आर्यन ने जब ये सुना तो वो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, तो उसने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। ब्रिलियंट। जितनी जल्दी वो ये गेम शुरू करेगा उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी होगा। उसने अमित से कहा, तुम उसकी हर एक कदम पर नज़र रखना। मुझे लगता है कि वो इस बार कुछ अलग प्लान कर रहा है। अमित को याद आया कि टोनी के बहन के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके कार को घेर कर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें आर्यन काफ़ी सीरियस इंजर्ड हो गया था। ये सोचते ही उसके सिर पर एक ठंडा पसीना आ गया। उसने थोड़ा डरती आवाज़ में कहा, क्या सर, आपको इस बार डर नहीं लग रहा है? आर्यन उसकी बात को समझ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने ऑफिस के पीछे की दीवार के पास गया, जो पूरी तरह से शीशे की बनी हुई थी, जहाँ से वो दूर दूर तक शहर का नज़ारा देख सकता था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर बांध लिया और कहा, सच बोलूं तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर यह वक्त डरने का नहीं है। मेरे डरने से मैं सब कुछ खो सकता हूँ। मुझे हर पल अपने दिमाग से काम लेना होगा। इसमें मैं अपने दिल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे ये भी पता है कि मेरे इस कदम से प्रिया को थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। अमित ने जब आर्यन के दिल की बात को समझा तो उसे समझ आया कि आर्यन के लिए ये हर एक पल कितना कठिन है। आज से अमित के नज़र में आर्यन का कद थोड़ा और बड़ा हो गया। उसने कहा, सर आप टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। ये बोलते समय अमित आर्यन की पीठ को ही देख रहा था। आर्यन ने जब उसकी बात सुनी तो वो पीछे मुड़ा और उसने मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखा और कहा, आई होप ऐसा ही हो। ये सुनकर अमित भी हल्का मुस्कुराया और उसने झुककर आर्यन से कहा, आप ज़रूर जीतेंगे, ये मेरा यकीन कहता है। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो भी वापस चला गया। शिखा प्रिया के ऑफिस में आई और उसने बोला, मैम मिस्टर यू सिंह आए हैं, क्या मैं उनको अंदर भेजूं? प्रिया ने फाइल पढ़ते हुए ही कहा, हाँ भेजो उन्हें। यू सिंह जब से कंपनी में आया था वो बस कंपनी को ही देखे जा रहा था। वो भी बाकियों की तरह हैरान था। उसने खुद से कहा, आई एम इम्प्रेस्ड। ये बोलकर वो हल्के से मुस्कुराया। उसने खुद से सोचा, लगता है मैं मिसेज कपूर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाला हूँ। अच्छा है, मेरे काम के लिए मुझे वो पसंद आनी चाहिए, नहीं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से अपने ब्लैक गॉगल्स को निकाल दिया। तभी शिखा ने उसको आवाज़ दी, मिस्टर सिंह। टोनी पीछे मुड़ा। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। जैसे ही शिखा ने उसकी आंखें देखी, उसके दिल की धड़कन अचानक से थोड़ी तेज हो गई। उसकी आंखों में जैसे कोई जादू हो। उन्हें देखकर शिखा कुछ पल के लिए भूल ही गई कि वो वहाँ क्यों आई थी। उसके होठों की मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा कातिलाना थी। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शिखा भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे में सबसे ज़्यादा आकर्षक उसकी आंखें थी। वो बड़ी बड़ी और गहरे काले रंग की थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसके चेहरे का रंग हल्का सांवला था। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती थी। वो अपने नेचर से बहुत ज़्यादा चुलबुली थी।
लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत से करती थी, इसलिए प्रिया भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शिखा को यूं ख्यालों में खोया हुआ देखकर टोनी ने उसके आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाया और मुस्कुराते हुए इंग्लिश में ही बोला, हेलो मिस। शिखा अचानक से होश में आई। उसने तुरंत उससे मुस्कुराते हुए इंग्लिश में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैम का ऑफिस इधर है, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो तुरंत मुड़ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने खुद से कहा, सच में तू कितनी पागल है, कहाँ खो गई थी। फोकस शिखा, फोकस। तुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, लड़कों पर नहीं। लेकिन हाय, वो कितना क्यूट है ना। टोनी ने भी अपने पैंट के जेब में अपने हाथों को डाला और उसके पीछे चल दिया। वो पूरे रास्ते बस खुश होकर इधर उधर देखे जा रहा था। उसके 2 आदमी भी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने उसके पीछे ही चल रहे थे। शिखा ने प्रिया के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। प्रिया ने उसे अंदर बुलाया। शिखा ने मुस्कुराते हुए टोनी को अंदर जाने को कहा। टोनी ने अपने आदमियों की तरफ देखा और वो अंदर चला गया। शिखा ने उनकी तरफ देखा तो उसकी नज़र उसके कमर पर खोसे बंदूक पर गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने सोचा, आखिर इन लोगों के पास गन क्यों है? कहीं ये प्रिया मैम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? शिखा, ये तूने क्या किया? ये तेरा ही आइडिया था इन लोगों के साथ काम करने का। अगर तेरी वजह से मैं मुश्किल में आ गई तो तू तो गई काम से। वो आर्यन कपूर तुझे छोड़ेगा नहीं, ये सोचकर ही उसकी हालत ख़राब हो गई। आज शाम को 6 बजे नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में शाम 6 बजे।